हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजल सोनी। वेलकम्स यू एट श्री महावीर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। पिछले टॉपिक में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्मों के बारे में बात की थी और अभी तक के टॉपिक में जो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा हुआ है वो विद्युत क्षेत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश क्या होता है? ऐसा आवेश जो बहुत ही छोटी जगह में रखा हो, परिमाण चाहे उसका कितना भी हो, बट बहुत ही छोटी जगह में रखे हुए आवेश को अपन बिंदु आवेश मान के चलते हैं। और उसकी वजह से जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था वो था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट आज के टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि जरूरी नहीं है दैनिक जीवन में आपको हमेशा बिंदु आवेश ही मिले। कहीं हमें दैनिक जीवन में दो आवेशों का ऐसा संयोजन भी मिलता है जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होती है। तो दो आवेशों के तो दो समान परिमाण के ऐसे आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो, इनका संयोजन जो होगा वो कहलाता है आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? दो समान परिमाण के आवेश हैं परंतु इनकी प्रकृति विपरीत है। एक प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है उसे अपन कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होगी। अभी तक हमने सिर्फ बिंदु आवेश के कारण ही गणना की है। अब आपके सिस्टम में या निकाय में दो आवेश आ चुके हैं, तो इस केस में हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे वो इस टॉपिक में हमें देखते हुए चलना है। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा और समझ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अंदर नेगेटिव आवेश है और एक पॉजिटिव आवेश है। दोनों के मध्य दूरी ट्वाइस ए दी गई है। और ट्वाइस ए दूरी क्यों ली गई है? क्योंकि हमें जब डेरिवेशन हम इसका करेंगे अभी, तो उसमें इस दूरी को डिवाइड करना होता है बीच में से, और दूरी डिवाइड करते टाइम अगर हम इसको ए लेकर चलें तो ये a/2 डिवाइड हो जाती है, फिर थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। इस वजह से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए ही हमने यहाँ पर दूरी ट्वाइस ए ली है। ठीक है, दूरी हम यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये जो डाइपोल हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डेली लाइफ के अंदर कहाँ हमें डाइपोल मिलेंगे? तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर जैसे HCl पढ़ा है या H2O पढ़ा है, NaCl पढ़ा है, तो उन सब केस में जैसे मान लीजिए HCl की बात करें, तो HCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसमें H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये Cl बनता है। तो H पर जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही Cl पर नेगेटिव आवेश है, और इन दोनों के मध्य कुछ निश्चित दूरी जरूर होगी। तो इसी कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो समान परिमाण के आवेश है परंतु उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार अपन यहाँ पर H2O की बात कर सकते हैं। H पर पॉजिटिव होगा, H पर पॉजिटिव होगा और O पर होता है -2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो द्विध्रुवों का एक संयोजन बनके तैयार होता है। एक द्विध्रुव तो इसके साथ बन जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस लेकर के, और एक प्लस माइनस लेकर के इसके साथ द्विध्रुव बन जाएगा। तो इस प्रकार दैनिक जीवन के अंदर हमेशा आपको एक बिंदु आवेश मिले ऐसा संभव नहीं है। आवेश आपके पास संयोजन के रूप में हो सकते हैं, द्विध्रुव के रूप में हो सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये द्विध्रुव अगर हम लेकर चलेंगे तो इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनकर तैयार होता है। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव के केस में यहाँ पर एक भौतिक राशि हमें मिलने वाली है जिसे अपन बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी टाइप की कैलकुलेशन अगर आप द्विध्रुव से कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसे अपन प्रदर्शित करेंगे P वेक्टर से। और द्विध्रुव आघूर्ण है दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण। क्योंकि माइनस आवेश प्लस आवेश दोनों हमने समान परिमाण के लिए हैं, तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लें, और जनरली हम प्लस आवेश का परिमाण लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है प्लस आवेश का परिमाण Q, और मल्टीप्लाई करना है इसको दोनों आवेशों के बीच की दूरी से। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर D है डायग्राम में, तो डायग्राम में हम D लिख देंगे। अगर आपको ट्वाइस A दी गई है तो आप ट्वाइस A पूरी दूरी लेनी है आपको दोनों आवेशों के बीच की। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी और दोनों में से किसी एक आवेश का या सामान्यतया धन आवेश का परिमाण आपको लेना है। तो ये जो भौतिक राशि बनके तैयार हुई है आपकी, इसे हम कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास एक सदिश राशि है, तो इसकी एक दिशा भी आपको दिखानी होगी। इसकी जनरली जो दिशा ली जाती है वो ली जाती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर।
तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि P वेक्टर जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा आपको दिखानी है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। दूसरी बात, अगर इसकी SI यूनिट की हम बात करें, SI मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम चार्ज का मात्रक होता है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसकी जो यूनिट अपने पास होगी या इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। ये इसका SI मात्रक हो चुका है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको द्विध्रुव के बारे में याद रखनी है। अब इसी सीक्वेंस में बढ़ते हुए अपन ये देखते हैं कि इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो अगला टॉपिक है आपका द्विध्रुव के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र। अब द्विध्रुव के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की गणना भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है कि ये जो आपके द्विध्रुव दिया गया है इसके कारण हम इसकी अक्ष पर ही विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा ये चेक करेंगे। अक्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपका द्विध्रुव है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है, तो इसकी जो अक्ष होगी, अक्ष का मतलब है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन अपने पास है, उस लाइन को अपन बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। और इस द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत अगर कोई लाइन हम लेके चलते हैं तो वो हो जाएगी द्विध्रुव की निरक्ष। ठीक है, तो इस द्विध्रुव की जो अक्ष आपको दी गई है, इसी अक्ष पर हम कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में आपको क्लियर दिखा हुआ है कि एक तो माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी आपको ट्वाइस a दी गई है। और इस द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पर है कि आपको जब भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, P बिंदु कहाँ पर है? इस द्विध्रुव की अक्ष पर। तो इस P बिंदु की दूरी हम कहाँ से लेंगे? तो जब भी आपको दूरी लेनी होती है द्विध्रुव के केस में, वो दूरी हम हमेशा लेते हैं द्विध्रुव के केंद्र से। तो यहाँ पर आपको द्विध्रुव के केंद्र से ही x दूरी पर P बिंदु दिया हुआ है और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये माइनस क्यू भी बिंदु आवेश है, प्लस क्यू भी अपने आप में बिंदु आवेश है। ये दो बिंदु आवेशों का ही एक संयोजन है द्विध्रुव। तो जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है आपके पास E बराबर KQ/R²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र है। तो अपन क्या करेंगे? प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे बिंदु P पर, फिर माइनस क्यू के कारण देखेंगे। जो दो विद्युत क्षेत्र आपको मिलेंगे उन दोनों का आप परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और वो परिणामी विद्युत क्षेत्र ही आपके द्विध्रुव के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र होगा। तो प्लस आवेश के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, दिशा क्या होगी उसकी? प्लस आवेश के कारण जब भी विद्युत क्षेत्र बनता है तो उसकी दिशा होती है धन आवेश से दूर की ओर। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ले रहे हैं और इसकी दिशा हम इस तरीके से ले लेते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर E1। ठीक है, E1 क्या है आपके पास? प्लस आवेश के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र। हो गई बात। अब माइनस क्यू के कारण, माइनस आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र बनता है तो उसकी दिशा होती है माइनस क्यू की ओर। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा माइनस क्यू की ओर होगी और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर E2। अब ये दोनों बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू ने अपना अपना अलग अलग विद्युत क्षेत्र बना लिया है बिंदु P पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको? बिंदु P पर इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का परिणामी निकालना है। विद्युत क्षेत्र अपने आप में सदिश राशि है, तो यूं समझ सकते हैं कि दो सदिश आपको E1 E2 दिए गए हैं और ये दोनों सदिश विपरीत दिशा में है। जब दो सदिश एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं तो दोनों के बीच का कोण कितना? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर परिणामी सदिश निकालने का सूत्र लगा करके इनका परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि E1 का मान क्या होगा। E1 का मान देखने से पहले आप ये क्लियर करें यहाँ पर कि जब आपने ट्वाइस a, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये दूरी जो आपके पास होगी ये हो जाएगी स्मॉल a, और ये दूरी भी आपके पास हो जाएगी स्मॉल a। ठीक है, इस 2a दूरी को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि हमने दूरी जो P बिंदु की ली है वो द्विध्रुव के केंद्र से ली है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूरी आपके पास है बिंदु P से प्लस Q की दूरी, ये दूरी जो आपके पास होगी ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी x - a।
ठीक है, ये पूरी दूरी आपके पास x है, उसमें से a माइनस करेंगे तो x माइनस a हो जाएगी। और माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी कितनी हो जानी है, तो ये हो जाएगी आपके पास x प्लस a। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लस क्यू की और माइनस क्यू की बिंदु P से दूरियां देख ली है। अब अपन E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 क्या होगा, के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। अब ये E1 बन किसके कारण रहा है, प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू से P बिंदु की दूरी कितनी है, x माइनस ए, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 तैयार हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार E2 की बात करें तो E2 क्या होगा, के क्यू। अब E2 बन किसके कारण रहा है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। माइनस क्यू के कारण बना है तो आपको माइनस चिन्ह का यूज नहीं करना है। माइनस साइन का सदिश राशि में उपयोग सिर्फ दिशा बताने में होता है, और हम दिशा बता चुके हैं कि E2 की दिशा माइनस क्यू की ओर है और E1 की दिशा प्लस क्यू से दूर की ओर है। तो दिशा बताने में माइनस साइन का यूज कर चुके हैं, आपको यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ परिमाण लेकर चलना है। परिमाण हमने ले लिया है के क्यू और दूरी का वर्ग। अब माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या है, तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी है आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो ये E1 और E2 जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बन रहे थे। तो आपने बिंदु आवेश के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र का सूत्र लगाया है, और सूत्र लगाने के बाद आपके पास दोनों विद्युत क्षेत्र आ चुके हैं। अब हमें करना सिर्फ इतना है कि इन दोनों विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब आप थोड़ा ये देख सकते हैं कि जब भी दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो हम परिणामी सदिश डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप परिणामी सूत्र लगा लें, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये सूत्र आप लगा के देख सकते हैं। इसमें आप cos थीटा की जगह जब 180 डिग्री रखेंगे cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि दोनों विपरीत है तो दोनों के मध्य 180 डिग्री कोण हुआ, तो यहाँ पर 180 की वैल्यू होती है -1, यहाँ आ जाएगा माइनस, और माइनस आने के बाद ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका चल रहा है अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और फाइनली वैल्यू क्या आ गई a माइनस बी। तो हम डायरेक्ट E1 माइनस E2 ऐसा करके परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके लिए आपको सदिश वाला टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, दो सदिशों का परिणामी निकालने के लिए। तो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये क्लियर हो चुका है कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपके पास होगा E1 माइनस E2। अच्छा, ये भी पॉइंट देखें आप कि E1 में से E2 को माइनस करना है या E2 में से E1 को, ये अपन क्लियर कर लेते हैं पहले। तो आप यहाँ देखो कि E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है, ज़्यादा में से ही कम को माइनस करेंगे, तो ज़्यादा कौन सा दोनों में से, तो E1 में देखो आप यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका डिवाइड लग रहा है x माइनस ए, तो वैल्यू कम हो गई माइनस होने की वजह से, और जब कम वैल्यू का डिवाइड लगेगा तो E1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड लग रहा है x प्लस ए, ज़्यादा नंबर का डिवाइड लगेगा तो आपके पास E2 की वैल्यू कम होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि E1 ज़्यादा है और E2 कम है, इस वजह से ही यहाँ पर E1 माइनस E2 हुआ है। ठीक है, किसमें से किसको माइनस करना है ये जरूर ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर E1 माइनस E2 ही हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। अब दोनों को माइनस करना है और फाइनल आंसर निकालना होगा। तो हम दोनों को माइनस करते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। इन दोनों की अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू k, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू के क्यू अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, देन दोनों वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर के क्यू अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ के क्यू आपका कॉमन आ चुका है, और इस वैल्यू के अंदर आपके पास एलसीएम लिया हमने तो x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम हो चुका है। अब एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर वैल्यूज होंगी, देखो के क्यू अपन कॉमन ले चुके हैं तो x माइनस हो चुका है, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर।
माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इन होल स्क्वायर्स को हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ट्वाइस आर ए माइनस, अब मैं x माइनस ए का होल स्क्वायर भी ओपन करूंगा और साथ में माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस आर ए। ओके, और डिवाइड में आपका चल रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और अब आगे सोल्व करने से पहले जो नेक्स्ट स्टेप अपने पास होगी उसको भी मैं लिख देता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगी के क्यू, ऊपर चल रहा है आपका ट्वाइस ए स्क्वायर, ट्वाइस आर ए और ट्वाइस आर ए मिलकर के हो चुका है 4RA, और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो ये लास्ट स्टेप हो चुकी है। अब इस लास्ट स्टेप के बाद इसे आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना होगा, और वो छोटा सा पॉइंट जो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है और इस HCl के अंदर H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, जितना H पर पॉजिटिव है उतना ही Cl पर नेगेटिव है, दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है परंतु प्रकृति विपरीत है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर उस दूरी की हम बात करें तो जनरली ये दूरी जो होती है प्रैक्टिकली 10⁻⁻10 मीटर में चल रही होती है, मतलब एंगस्ट्रॉम के अंदर। और बाकी जो हमने दूसरी दूरी की बात की है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो आपने x दूरी यहाँ पर दिखाई हुई है, ये x दूरी है इस द्विध्रुव के केंद्र से लेकर के बिंदु P तक की दूरी, ठीक है। और जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि ये दूरी या तो सेंटीमीटर में या मीटर में दी होती है, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर बोल सकते हैं अपन कि x जो आपके पास यहाँ दूरी है वो दूरी आपके पास इस ट्वाइस a दूरी के सामने बहुत ज़्यादा है। x दूरी चल रही है मीटर में या सेंटीमीटर में, और ट्वाइस a दूरी मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये चल रही होती है 10⁻⁻10 मीटर में। तो x के सामने जब हम ट्वाइस a को नगण्य मान सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन आपके पास आई है फाइनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर में से अगर आप a स्क्वायर माइनस भी कर देंगे तब भी इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप फाइनली एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू a के सामने बहुत ज़्यादा है। अब जब एक्स स्क्वायर में से आप a स्क्वायर माइनस भी करेंगे तब भी फाइनली ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट एक्स स्क्वायर के बराबर ही आती है। तो अगर हम ये एजम्पशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस a। सो ये वैल्यू जो आपके पास होगी E इक्वल टू के क्यू, और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या चल रही है, ऊपर है 4RA, तो ऊपर आ जाएगा 4RA डिवाइड बाई डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो चल रही है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करेंगे तब भी हम इसको फाइनली क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का चल रहा है स्क्वायर, तो ये फाइनली कितना हो गया, एक्स की पावर 4, है ना। ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद तो आपके पास नीचे आ चुका है एक्स की पावर 4, और ऊपर हमने शायद x छोड़ दिया है, कहाँ रह गया भाई x। ओके, ऊपर x कहाँ रह गया, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ चल रहा है आपका छोटी सी मिस्टेक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आना चाहिए ट्वाइस एक्स ए, मैंने यहाँ पर r लिख दिया है तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस एक्स ए, यहाँ पर भी होगा ट्वाइस एक्स ए, देन ये हो जाएगा ट्वाइस की जगह 4XA। ओके, ये हमने छोटी सी मिस्टेक की है, इसका याद रखें। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पावर है आपके पास, ये पावर कैंसिल होकर के यहाँ पे बन जाएगी 3, और फाइनल इक्वेशन जो आपके पास आ जाएगी वो होगी E इक्वल टू 4KQA डिवाइड बाई
4kqa डिवाइड बाई x टू दी पावर 3। ओके, तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र आ चुका है जो हम द्विध्रुव की अक्ष पर कैलकुलेट करने वाले थे। अब इसे भी हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो हमने द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसके गुणनफल को हम बोलते हैं यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाओ अपने डेरिवेशन में, और डेरिवेशन में आप ये देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है 4। इस 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, साथ में चल रहा है K, साथ चल रहा है आपका Q, और साथ में मल्टीपल में चल रहा है A। तो देखो ट्वाइस A, यही तो हमारे दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। आप डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ डायग्राम में ये जो आपको ट्वाइस A दी गई है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसे अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं Q से, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसे, एक तो आपको लेना है ट्वाइस A और एक लेना है Q, ये मिलकर के आपके पास क्या बन गया? P, क्योंकि P इक्वल टू होता है Q इंटू दोनों आवेशों की मध्य दूरी जो हमारे डायग्राम में चल रही है यहाँ पर ट्वाइस A। ओके, तो इसे हम लिखेंगे कंबाइन फॉर्म में P, तो इसे हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर फाइनल आंसर को E इक्वल टू सिर्फ बचा 2, ये जो 2 बचा हुआ ये, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिला के हमने लिख दिया है यहाँ पे P, तो ये हो गया ट्वाइस KP अपॉन R क्यूब। ओके, ये आपके पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र का फाइनल आंसर आ चुका है जो आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे थे। यहाँ इस डायग्राम के अंदर P बिंदु पर जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए था, उसकी फाइनल वैल्यू आई आपके पास ट्वाइस KP अपॉन R क्यूब। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो हमें मिल चुका है, बट अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा का आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब E1 ज़्यादा है और E2 कम है तो परिणामी किस दिशा में आएगा? E1 की दिशा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और ध्यान रखने वाले बात, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आपको यहाँ लिखी हुई है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा होती है -Q से +Q की ओर। ठीक है, और परिणामी विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में आने वाला है जो भी अपन ने E नेट निकाला है। तो आप ये देख सकते हो कि जो P की दिशा वही E की दिशा, मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसे सदिश रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस KP डिवाइड बाई R क्यूब, और दिशा बताने का काम कौन करता है? एकांक सदिश। ये तो परिमाण हो चुका है अभी तक। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण हो 1 और दिशा आपको बताने का काम करे। तो दिशा हम किस दिशा में लेने वाले हैं यहाँ पर? जिस दिशा में P वेक्टर है। तो हमने P वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश लिया P के, और फाइनली आपका आंसर हो चुका है ये। आपको सिर्फ परिमाण ही यूज करना होगा न्यूमेरिकल करते टाइम, तो आप ट्वाइस KP अपॉन R क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। अगर आपको इसको सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में आपको इसको P कैप के साथ लिखना है। P कैप का मतलब P वेक्टर की दिशा का एकांक सदिश। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र हो चुका है आपका द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर हम अक्ष की जगह निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालें तो उस केस में हमें किस तरीके से डेरिवेशन करना होगा। तो अगला टॉपिक अपना जो है वो है द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर आपको एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, और इस विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं +Q और -Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? d। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो बिंदु दिया हुआ है x बिंदु, जो कि द्विध्रुव की अक्ष से लंबवत दिशा में है, और ये पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको द्विध्रुव के कारण, तो उस बिंदु की दूरी आप हमेशा कहाँ से लेंगे? उस बिंदु की दूरी आप लेंगे द्विध्रुव के केंद्र से। तो यहाँ पर आपने द्विध्रुव के केंद्र से ही दूरी ली है, और केंद्र से अपन ले रहे हैं अक्ष के लंबवत दिशा में। इसी को अपन क्या बोलते हैं? निरक्ष। ये x दिशा है और ये आपके पास यहाँ पर y दिशा है। तो अब अपन बात करते हैं कि बिंदु x पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले
प्लस क्यू के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र देखना है। स्टेप वाइज जैसा हमने पहले किया था वैसा ही हम देख रहे हैं। प्लस क्यू के कारण जब विद्युत क्षेत्र बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे मैं E1 नाम देता हूँ। प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होता है, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु और प्लस आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लेना होता है। प्लस क्यू और जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर, ये विद्युत क्षेत्र हो गया प्लस के कारण। अब माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो उसकी दिशा होगी माइनस क्यू और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस क्यू की ओर। तो यहाँ पर आपको माइनस क्यू की ओर विद्युत क्षेत्र ले लेना है जिसका नाम हमने दे दिया है E2, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा मैंने यहाँ पे बना दी है इस बिंदु पर। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखें, यहाँ पर आपके पास जो एंगल होगा थीटा, यहाँ पर भी एंगल सेम बनेगा थीटा, क्योंकि जो त्रिभुज है आपके पास उसमें दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो फिर एंगल भी बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर भी एंगल आएगा आपका थीटा और यहाँ पर भी एंगल आएगा थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो आती है थोड़ी बहुत, उसको अप्लाई करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस E1 के घटक करने हैं। और E1 का घटक करना है एक तो थीटा की दिशा में। तो थीटा की दिशा में जब हम इसका घटक करेंगे तो इस दिशा में इसका घटक आ जाएगा, वो होगा आपका E1 कोस थीटा। इसी तरह से इसी दिशा में अगर हम E2 का घटक करें तो वो आ जाएगा आपके पास E2 कोस थीटा। जिस दिशा में थीटा कोण बनता है उस दिशा में घटक होता है कोस घटक। तो यहाँ पर E1 का भी इसी दिशा में आएगा और E2 का भी इसी दिशा में आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लंबवत घटक की। तो E1 का अगर हम लंबवत दिशा में घटक करें तो ये आपके पास हो जाएगा E1 का साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा E1 साइन थीटा। और इसी तरीके से नीचे की ओर आपके पास आ जाएगा E2 का घटक, वो हो जाएगा आपके पास E2 साइन थीटा। ओके, इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा। तो ये हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र बनाया E1 E2 प्लस आवेश के कारण माइनस आवेश के कारण। उसके बाद हमने उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कर लिए हैं। अब आप थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वो देखते हुए चलें कि दोनों आवेश का परिमाण समान है, सिर्फ प्रकृति विपरीत है। इस Q आवेश से जितनी दूरी यहाँ पर बिंदु X की है, यही दूरी माइनस Q आवेश से भी होगी। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, KQ/R²। K कांस्टेंट है, Q दोनों का सेम। दूरी जब दोनों की सेम है, दिशाएं भले ही अलग हो, मैं मान की बात कर रहा हूँ, जब दोनों की दूरी सेम है तो निश्चित रूप से E1 और E2 का मान भी समान होगा। दिशाएं हालांकि दोनों की अलग अलग हैं, बट E1 और E2 का जो मान है KQ/R² वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण सेम है और दोनों आवेशों से बिंदु X की दूरी भी सेम है। तो यहाँ पर आप इनको E1 E2 लिखने की जगह डायरेक्ट E और E ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, मैंने लिखा नहीं है मगर आपको ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो E1 है परिमाण में वो E2 के बराबर ही होने वाला है, दिशा की बात नहीं की मैंने यहाँ पर। तो उस केस में आपका जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, साइन थीटा दोनों में सेम चल रहा है। E1 E2 के मान जब सेम हो गए तो फिर E1 साइन थीटा किसके बराबर हो गया, E2 साइन थीटा के। दोनों सदिश परिमाण में समान हो गए, दिशा में हो गए विपरीत, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आपको किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं क्षैतिज दिशा की। तो क्षैतिज दिशा में आपका टोटल विद्युत क्षेत्र कितना बन गया, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। कोस थीटा दोनों का सेम है और E1 E2 का मान तो वैसे भी सेम है, तो इसको अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्वाइस E कोस थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखने वाला हूँ, तो वो लिखूंगा परिणामी विद्युत क्षेत्र E नेट जो होगा वो हो जाएगा आपके पास ट्वाइस E कोस थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से पहले क्या बाद में देखेंगे, ट्वाइस E की वैल्यू क्या होती है, KQ/R², दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ बिंदु X की प्लस Q आवेश से दूरी हमें डायग्राम में नहीं दी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम दूरी कितनी लेंगे प्लस Q से X बिंदु की।
तो अगर हम यहाँ दूरी की बात करें तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले ये देख लें आप यहाँ पर कि ये जो दूरी है ये दूरी हो जाएगी d/2, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है ट्वाइस, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इस पूरी दूरी को हम ट्वाइस d ले लेते हैं। पूरी दूरी कितने लेते हैं ट्वाइस d, ताकि उसको डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा d और ये वाली दूरी हो जाएगी d। ओके, और ये जो दूरी है इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर x, और बाकी जो दूरी आपके पास बची है इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये दूरी जो आपके पास है इस दूरी को मैं मान लेता हूँ r। ओके, दूरियाँ हमने पहले असाइन कर दी है। अब दूरियाँ हम असाइन करने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम दूरी कितनी रखें। तो देखो प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी हुई x की r, तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे r² देते हैं k/r²। कोस थीटा का मान, अब देखो आप यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है इससे अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालें, मैं ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ। इस तरीके का ट्रायंगल है जिसमें ये दूरी d है, ये दूरी x है, ये दूरी r है, यहाँ थीटा है। कोस थीटा अप्लाई करें तो वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार अपने पास t और कर्ण है अपने पास r। तो ये बन चुका है आपके पास ट्वाइस k/d/r³। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हम r की वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ ट्रायंगल से r की वैल्यू क्या होगी पहले ही क्लियर कर लें। यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी आपके पास r मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, r √ d² + x²। ठीक है, हमें वैल्यू पुट करनी है r³ की। तो इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं d² + x² की पावर 1/2। ठीक है, जब इसका हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास d² + x² की पावर 3/2। अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की वो है ट्वाइस k और QD, ट्वाइस k/QD डिवाइड बाई r³, और उसकी वैल्यू है d² + x² की पावर 3/2। ओके, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, बट थोड़ा सा इसके आंसर को मॉडिफाई करना है। और उससे पहले मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि आपने द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था P, जो कि होता है आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो हमारे डायग्राम में चल रही है ट्वाइस d। डायग्राम को ध्यान से देख लें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर ट्वाइस d ली हुई है और आवेश का परिमाण q है। तो इन दोनों के गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसे हमने बोला है P। ओके, तो ये जो आपके पास q है, d है और ट्वाइस है, इन सबको मिला के हम लिख देंगे P। और दूसरी बात, एक और एजप्शन जो हम पहले भी लगा चुके हैं, जो दूरी आप x लेते हो, ये दूरी x जो है ये इस d दूरी के सामने बहुत ज़्यादा है। देखो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें बोलेगा वो आपको कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 10⁻⁻10 मीटर में, और जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसकी दूरी मीटर में या सेंटीमीटर में चल रही होती है। तो उस केस में x के सामने इस d दूरी को हम नगण्य मान सकते हैं। ये एजप्शन अब लगा रहे हैं यहाँ पर कि जो दूरी आपके पास x है वो बहुत ज़्यादा है d से, तो x² में d² जोड़ने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हम फाइनली x² ही मान सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर E = KP, क्योंकि हम ट्वाइस QD को P लिख सकते हैं। और फिर जो नीचे आपके पास है वैल्यू वो है x² की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा आपके पास KP/x³। ओके, तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र का फाइनल वैल्यू आ चुकी है KP/x³। दूरी अगर आपने r ली होती तो ये KP/r³ बन जाता। अब यहाँ पर इसे फिर से हम बात करें कि इसका सदिश रूप क्या है, तो ध्यान से देखें आप डायग्राम को। यहाँ इस डायग्राम में कचरा बहुत हो चुका है, फिर भी ध्यान से देखने की कोशिश करें, मैं इसको पॉइंटर लगा देता हूँ। इस डायग्राम में जब आप बात करोगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ रही है, x दिशा, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र जुड़ करके इस दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र देंगे। और अगर हम बात करें कि आपके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो वो -q से +q की ओर होती है। यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है ना वो -x दिशा में आने वाली है और +x दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र आ रहा है। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इसको मैं एक बार पॉइंट कर देता हूँ
फिर भी आप इसे याद रखेंगे। ये हो जाएगा आपके पास कि ये दिशा आपके पास P वेक्टर की है, ठीक है, और ये दिशा आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो यहाँ जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर आपके पास हो जाएगा KP/r³, ये वैल्यू हो चुकी है, या आपने r की जगह x लिया है तो यहाँ पे x³ लिख देते हैं, और साथ में आपके पास यहाँ लिखा जाएगा माइनस का p कैप, माइनस का p कैप। p कैप क्या है? एकांक सदिश है जो कि p की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और E की दिशा अभी हमारे डायग्राम में क्या है? p की दिशा के विपरीत है, तो हमने लगा दिया माइनस p कैप। माइनस p कैप का मतलब जिस दिशा में p है उसके विपरीत दिशा में आपका E वेक्टर है। तो ये हो चुकी है आपके पास विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, जब हमने निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र